नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। एनडीटीवी डेटा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पहली तस्वीर देखकर समझ में आ गया होगा, आज हम बात करेंगे फेज 4 की चुनावी रेस की। जी हां, 96 सीटों पर फेज 4 में चुनाव होना है और इन 96 सीटों के लिए तमाम टीमें तैयार हैं अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, अपने अपने ड्राइवर के साथ। तो कार्यक्रम में आज हम इसी सियासी समीकरण को रेस के ट्रैक पर डिकोड करेंगे। वो कौन से सवाल हैं जो इस फेज 4 में अहम हो जाते हैं, सबसे पहले उन्हीं पर हम नजर डाल लेते हैं। और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ चुका है। सवाल ये, क्या आंध्र तेलंगाना के ट्रैक पर स्पीड बढ़ाएगी बीजेपी? क्योंकि ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी पीछे नजर आती है। लेकिन सवाल केवल बीजेपी का नहीं है, अगले सवाल पर नजर डालते हैं। और हमारा अगला सवाल है, क्या अखिलेश बीजेपी से फिनिशिंग पोजीशन नंबर 1 छीन पाएंगे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ी मेहनत अखिलेश भी कर रहे हैं। नजर अपने अगले सवाल पर। सवाल यह, क्या आंध्र विधानसभा चुनाव में जगन फिर से फिनिशिंग नंबर 1 पर होंगे? अगले सवाल पर अब नजर डाल लेते हैं। और हमारा अगला सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र ट्रैक वाले ड्राइवर जीतेंगे? तो ये तो हुए वो अहम सवाल जो फेज 4 में सबके सामने हैं। लेकिन यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है कि फेज 4 की इस रेस में कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो फटाफट उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए आपको पता चल जाएगा किस राज्य में कितनी सीटें हैं। कुल 10 राज्य, 96 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पूरी लिस्ट इस समय आपके सामने है। और अब इस फेज 4 की जो रेस है, इसकी टीमें कौन कौन सी हैं, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। इन सीटों के लिए जो टीमें जोर आजमाइश कर रही हैं, उनमें पहला नाम आता है टीम ए, एनडीए। जी हां, एनडीए का गठबंधन टीम ए। इसके बाद अब दूसरी टीम बी, ये आपको हम दिखाते हैं। और टीम बी है इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस जिसकी अगुवाई कर रही है, यह है टीम बी। और यह भी कड़ी टक्कर देने को तैयार है। और फेज 4 में जो तीसरी महत्वपूर्ण टीम है वो है टीम सी। इसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए के अलावा के बाकी के जो ड्राइवर्स हैं वो नजर आते हैं। ये है टीम सी और ये वो तमाम चेहरे हैं जो टीम सी के अंदर शामिल हैं। तो ये हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इस रेस के अंदर किस पार्टी के कितने ड्राइवर्स, यानी कि किस पार्टी ने कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये भी फटाफट नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी के कितने हैं। आप देख सकते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए, इन कारों के जरिए कि किस पार्टी ने कितने ड्राइवर उतारे हैं। बीजेपी ने 70, टीडीपी ने 17, कांग्रेस ने 61, समाजवादी पार्टी ने 19। तो तमाम ये नंबर्स आप इस समय देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो टीमें मैदान में उतरी हैं वो कितना कैसा प्रदर्शन कहां पर करती हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे अमिताभ तिवारी जी, अदिति जी हमारे साथ रहेंगी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ जी आपसे करना चाहूंगा। फिनिशिंग लाइन अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं ग्राफिक्स में, फिनिशिंग लाइन आपके सामने है। इस फिनिशिंग लाइन में कौन सी जो टीम है कहां पर स्टैंड करती है ये आपको दिख जाएगा। लेकिन इस वाले चरण के अंदर दो स्टेट ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, आंध्र और तेलंगाना। सवाल बीजेपी को लेकर है, क्या इस ट्रैक पर बीजेपी अपनी स्पीड बढ़ा पाएगी? देखिए, तेलंगाना में बीआरएस पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। और उनकी केसीआर की बेटी भी अभी लिकर स्कैम में जेल में है। तो उसकी वजह से पार्टी कमजोर हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई होती जा रही है। और भाजपा को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, और क्योंकि ये एक नेशनल चुनाव है और जहां जहां कांग्रेस पार्टी के साथ भाजपा लड़ती है ऑल इंडिया लेवल पर, वहां पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर है। इसी उम्मीद में भाजपा को है कि इस बार 4 सीटों से बढ़कर के वो 8 से 10 सीटें यहाँ पर जीतने का लक्ष्य उसने बना करके रखा है। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, तो आंध्र प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही थोड़ा रोल कम है। यहाँ पर भाजपा ने अलायंस किया है टीडीपी के साथ और उसकी सारी उम्मीदें टीडीपी पर टिकी हुई है कि क्या चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को हरा पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, यानी विधानसभा का भी चुनाव एक साथ हो रहा है, तो हमने देखा है कि पिछले 2 चुनावों में जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतती है उसी को लोकसभा में ज्यादा सीटें आती हैं।
तो कहीं ना कहीं टीडीपी लैक ऑफ जॉब्स और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जबकि जगन जो है वो महिला और लाभार्थी फैक्टर पर बैंक कर रहे हैं। चलिए अमिताभ जी, मैं आपके पास लौटता हूं और इस फेज 4 की रेस में जो दूसरी टीम है उसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। अगर हम 2019 के ट्रैक को देखें तो उस ट्रैक में फिनिशिंग लाइन से कांग्रेस पीछे रह गई थी। अदिति जी से मेरा सवाल है, अदिति जी सवाल मेरा आपसे यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की भी सीटें इस चौथे चरण के अंदर है, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है आपको ये जो कांग्रेस और अखिलेश का गठजोड़ है ये बीजेपी से उसकी पोजीशन छीन पाएगा? देखिए, बीजेपी से पोजीशन छीन पाएगा, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी एक टारगेट है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक हमारे पास प्रमाण आ रहा है वो यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई उस तरह की अनबन नहीं है जो कई जगह पहले देखी गई थी। और हमने देखा कि रोड शोज़ में भी और जगह भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतने ही ज़ोर शोर से निकल रहे हैं कांग्रेस के लिए जितने वो अपने कैंडिडेट्स के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है उसमें। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बसपा यूपी से लगभग गायब ही हो जाएगी। और जो हम लोगों के सामने जो एविडेंस है वो यही है कि अधिकतर दलित भी इस बार साइकिल को ही वोट दे रहे हैं। चलिए मैं सीधे अमिताभ जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, आप अगर दक्षिण की हम बात करें तो 2 बड़े राज्यों में वहां पर चुनाव हो चुका है और 2 राज्यों में इस चरण में चुनाव हो रहा है और वो है तेलंगाना और आंध्र का खासकर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा मैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर का एक प्रकार से सिक्का इस समय जमा हुआ है, विधानसभा में वो है, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। क्या इसको वो मेंटेन कर पा रहे हैं, इस बार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 22 सीटों पर वाईएसआरसीपी जीती थी और 3 सीटों पर टीडीपी जीती थी। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के लीडरशिप में जब भी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है उसने भाजपा के अलायंस के साथ ही बनाया है, तो भाजपा कहीं ना कहीं लकी फिगर है टीडीपी के लिए। और इस बार जो लड़ाई है वहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं। एक स्टेट कैपिटल का मुद्दा है, लेकिन वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी ने भी एक बहुत लॉयल लाभार्थी वोट बैंक वहां पर क्रिएट किया है। महिलाओं को 15,000 रुपए का कैश ट्रांसफर है और बहुत सारी स्कीम्स है SC ST OBCs के लिए। तो वाईएसआरसीपी अपना जो कोर वोट बैंक है SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है वो जोर लगा रही है, क्योंकि उन्होंने जगन रेड्डी की बहन शर्मिला जी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कुछ वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो जाए वाईएसआरसीपी के। और टीडीपी को उम्मीद है कि कम्मा और कापू जो ये 2 राइवल ग्रुप्स हैं वहां पर और बड़े ग्रुप्स हैं, कम्मा जाति से नायडू आते हैं और कापू जाति से पवन कल्याण आते हैं जिनके साथ अलायंस है। तो टीडीपी को ये उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 60% MP और 25% MLA बदले हैं वाईएसआरसीपी ने। तो टीडीपी को ये उम्मीद है कि इस बार रायलसीमा, जहां वो पिछली बार काफी पिछड़े थे वाईएसआरसीपी से, इस बार वो अपना प्रदर्शन वहां पर इंप्रूव कर पाएंगे। आता हूं अमिताभ जी, अदिति जी से भी हमारी ये बातचीत जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए NDTV डेटा सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NDTV डेटा सेंटर और हम बात कर रहे हैं फेज 4 की रेस की। नजर हम पिछले प्रदर्शन पर डालते हैं एक बार बीजेपी के कि पिछले प्रदर्शन में 28 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 10% ज्यादा वोट से जीती थी और इसके अलावा 14 सीटें ऐसी थी जहां मार्जिन जो है 10% से कम का था। मैं अदिति जी का यहां पर सीधे रुख करना चाहूंगा। अदिति जी, इस बार इसको मेंटेन करना कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? क्या ये मेंटेन हो पाएगा या फिर इसके लिए और एफर्ट लगाने पड़ेंगे? मेरे ख्याल से उस तरह की लहर जो कि हमने 2014 में देखी थी और कुछ हद तक 2019 में भी देखी थी वो नहीं देखने को मिल रही है।
लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सामने जो खड़ा है वो उतना प्रभावी और उतना लोगों के जहन में उतना नहीं छा रहा है जितना भाजपा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 10% प्लस होता है या 10% माइनस होता है। चलिए, मैं अमिताभ जी का यहाँ पर सीधे रुख करना चाहूँगा। अमिताभ जी, बीजेपी ने अपने लिए टारगेट 370 सेट किया है, और अगर हम पिछले बार के स्ट्राइक रेट को देखें तो आंकड़े हमारे सामने हैं। आंकड़ों में हम देख सकते हैं कि पिछली बार का स्ट्राइक रेट 47% था, 42 सीट आई थी। लेकिन इस बार अगर हम इसको पूरा तौलें तो स्ट्राइक रेट चाहिए 84%। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सीटें चाहिए 59। इसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज ये बीजेपी के लिए है? देखिए, क्योंकि इस बार भाजपा जो है वो कम सीटों पे भी लड़ रही है पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली बार 25 सीटों पर लड़ी थी आंध्र प्रदेश में, इस बार सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रही है। तो कम सीटों पे ज्यादा स्ट्राइक रेट चाहिए भाजपा को, जो कि इस बार थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन जो पिछले बार का स्ट्राइक रेट है उसको 47% का, उसके बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों से भाजपा को उम्मीद है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी, और जो सीटें उसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि स्वीप किया था, और महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन सब जगहों पे स्वीप किया था, उसको वो मेंटेन करता है। तो उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो इस बार बढ़ने की आशा है। 47% से ऊपर 84% थोड़ा एम्बिशियस हो सकता है इस फेज के। अदिति जी, आपने अमिताभ जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तेलंगाना और आंध्रा 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अपने लिए सड़क तैयार कर सकती है, नया ट्रैक तैयार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। एक टाइम में यहां पर कांग्रेस का भी दबदबा था। तो चैलेंज किसके लिए ज्यादा बड़ा नजर आता है, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? मेरे ख्याल से भाजपा के लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा है, और अंग्रेज़ी में कहावत है विनर टेक्स इट ऑल। तो जो ज़्यादा पीछे रहता है वो लो लेवल से, उसका लेवल लोअर होता है। तो अगर 2% या 6% या 10% भी बढ़ जाए तो लगता है कि बहुत बड़ी बढ़त हो गई। भाजपा का परंपरागत आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा उसकी पूंजी नहीं रही है। तेलंगाना में थी, और तेलंगाना में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन 2 समस्याएं हैं। एक तो आपका जो संगठन है वो उतना पुख्ता नहीं है जितना और जगहों पर है, और दोनों तेलंगाना में भी और आंध्र में भी। और उसके अलावा आपका रोल तेलंगाना में कम से कम तेलंगाना के विभाजन पर थोड़ा सा एम्बिगुअस था। तो उसको लेके भी मेरे ख्याल से लोग आसानी से भूलते नहीं हैं ये सब बातें। चलिए, मैं आखिरी सवाल अमिताभ जी से यहाँ पर करना चाहूँगा। अमिताभ जी, बात तेलंगाना की भी हो गई, यूपी की भी होगी, आंध्र की भी होगी। मैं महाराष्ट्र का जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि फाइट वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है। ड्राइवर्स दोनों ही टीमों के वहाँ पर मजबूती के साथ ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन फिनिशिंग लाइन पर पहले पहुंचेगा, किसकी पोजीशन बेटर रहेगी? देखिए, यहाँ जो 11 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी, एआईएमआईएम 1 सीट पर और 1 सीट पर इंडिया ब्लॉक जीती थी। इस बार ये जो सीटें हैं ज़्यादातर मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ माना जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि बीजेपी पिछली बार 9 सीट जीती थी, तो इस बार उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए चैलेंज ये रहेगा कि जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप है, उसका कितना वोट बीजेपी को ट्रांसफर होता है। पहली बात तो ये रही कि भाई उनके पास शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना का कितना परसेंटेज ऑफ वोट है, और उसमें से ये लोग कितना वोट जो है वो ट्रांसफर कर पाते हैं। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में टर्नआउट भी पिछले 3 फेजों में काफी कम रहा है, और इस आंकड़े पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे चर्चा करने के लिए। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी डेटा सेंटर में आज बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और आंकड़े आपको दिखाएंगे, कुछ और समीकरणों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी।